हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं आपके? ऑल वेल? तो कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन ग्रेड 12 केमिस्ट्री एग्जामिनेशन के लिए? बढ़िया से चल रही है? सब लोग बताओ जरा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल है भाई? पढ़ाई बढ़िया चल रही है? हाँ। चलिए, आज जो शुरुआत करेंगे हम वो करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। लास्ट क्लास में हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स के बारे में डिस्कशन किया था, और आज जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। बहुत आसान चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो 101% अगर आप मेरे अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू करेंगे तो इसके क्वेश्चंस आप कभी नहीं छोड़कर आओगे, सॉल्व करके ही आओगे। इसके क्वेश्चंस इतने आसान हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। चलिए जी, शुरुआत करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। तो अगर हम बात करें सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन अ डबल सॉल्ट एंड अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, तो जनरली बेटा सॉल्ट्स जो हैं वो आपके तीन तरह के होते हैं। पहला, जिसे हम सिंपल सॉल्ट कहते हैं, सिंपल सॉल्ट, ठीक। दूसरा, जिसे हम डबल सॉल्ट कहते हैं, डबल सॉल्ट। और तीसरा होता है हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट्स की अगर मैं बात करूं तो ऐसे सॉल्ट्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही कटायन अनायन प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि NaCl एक बहुत फेमस एग्जांपल हो सकता है। ओनली वन कटायन विच इज सोडियम एंड ओनली वन अनायन विच इज क्लोराइड इज प्रेजेंट ओवर हेयर, सो दिस इज कॉल्ड सिंपल सॉल्ट। डबल सॉल्ट में एक बड़ा अच्छा फेमस एग्जांपल है फेरस अमोनियम सल्फेट का, FeSO4, FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। इसे आप फेरस अमोनियम सल्फेट या फिर मोहर सॉल्ट भी कहते हैं, मोहर सॉल्ट। याद आया कुछ मोहर सॉल्ट से आप लोगों ने टाइट्रेशन करी है पूरे ग्रेड 12 के अंदर? किससे टाइट्रेशन करी है? मोहर सॉल्ट वर्सेस KMnO4, है ना? ये वही मोर सॉल्ट है FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4.6H2O, जिसको आप फेरस अमोनियम सल्फेट भी कहते हैं। और यही फेरस अमोनियम सल्फेट एक डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि इसमें मोर देन वन कटायन एंड अनायंस आर प्रेजेंट। फेरस और अमोनियम दो कटायन अलग अलग तरह के प्रेजेंट हैं। सल्फेट और सल्फेट ये कॉमन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्योंकि ये दो तरह के सॉल्ट्स से मिलकर बना है, इसलिए हम इसको डबल सॉल्ट की कैटेगरी में रख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का एग्जांपल क्या होगा आपके लिए? दिस इज टेट्रामीन कॉपर 2 सल्फेट। तो CuNH3 का होल 4 मल्टीप्लाई या बाहर SO4, आप ऐसे कह सकते हैं CuNH3 4SO4। इसे पढ़ते हैं बेटा टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन कॉपर 2 सल्फेट, कॉपर 2 सल्फेट, टेट्रा अमीन कॉपर 2 सल्फेट। ठीक है, इतनी बात समझ आती है यहां तक? अब इसका ये नाम जो रखा गया है ये IUPAC नोमेनक्लेचर के हिसाब से है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का IUPAC नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिफरेंट होता है, ठीक है। और बहुत जल्द अभी आने वाले 10 मिनट में आप इसके IUPAC नोमेनक्लेचर पे पहुंचने वाले हैं। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ये है जिसके आप एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेंशन करते हैं। इस तरह के सॉल्ट्स को क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहते हैं। एक क्वेश्चन आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि सर कॉम्प्लेक्स और डबल सॉल्ट में डिफरेंस कहां है? डिफरेंस मैं आपको बता देता हूं। इधर डबल सॉल्ट रखते हैं और इधर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट रखते हैं। डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ये क्वेश्चन बेसिकली आपके वाइवा में प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में भी बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है कि डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या डिफरेंस होता है।
देखिए डबल सॉल्ट एक ऐसा सॉल्ट है जिसको वाटर में अगर आप डिसोसिएट करते हो, ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर वाटर में डिसोसिएट करते हो तो वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देता है। ठीक, कैसे लूज कर देता है? क्योंकि अगर सपोज करो फेरस अमोनियम सल्फेट को मैंने वाटर में डिसॉल्व किया, ये रखा है मोहर सॉल्ट, इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो आयरन अलग हो जाएगा, फेरस आयन, सल्फेट आयन अलग हो जाएंगे, अमोनियम आयन अलग हो जाएंगे, तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया। जो प्रॉपर्टी इसकी सॉलिड स्टेट में थी, वाटर में डिसॉल्व होने के बाद वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी अब लूज हो गई। तो डबल सॉल्ट एक ऐसे सॉल्ट है विच लूजेस देयर आइडेंटिटी, which loses their identity, loses their identity when dissolved in water, when dissolved in water। जिनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देता है, जबकि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी, do not lose their identity when dissolved in water, when dissolved in water, when dissolved in water। जब कभी भी आप उन्हें वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते। और इसका सिर्फ एक मेजर कारण ये है कि जो आप ये आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, ये आप देख रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो आपने स्पीशीज लिखी हुई हैं, ये कभी ब्रेकडाउन में नहीं जाती। ऑन डिसोसिएशन इन वाटर, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्पीशीज लिखी हैं ये कभी भी ब्रेकडाउन में नहीं जाती। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर सल्फेट आयन है, वो ब्रेकडाउन हो सकता है। तो अगर मैं आपका इसको ब्रेकडाउन करके दिखाऊं तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कॉपर NH3 होल 4 ब्रैकेट के बाहर SO4, जिसको आपने टेट्रामीन कॉपर 2 सल्फेट कहा है, अगर मैं इसको वाटर में डिसॉल्व कर भी दूं तो डिसॉल्व करने के बाद जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्पीशीज है उसे आप एज इट इज लिख देंगे, और जो स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर है आप उसको डिसोसिएट कर देंगे, तो SO4 2-। अब आप देखिए कि टेट्रामीन कॉपर 2 सल्फेट को जब आपने वाटर में डिसोसिएट कराया तो टेट्रामीन कॉपर 2 आयन प्लस सल्फेट आयन बना। मतलब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है ये अभी भी वैसा ही है जैसा पहले था, जैसा डिसोसिएशन से पहले था। तो इट डज नॉट लूज देयर आइडेंटिटी, कॉपर के पास वही आइडेंटिटी अभी भी है जो पहले थी। अमोनिया के साथ वो अभी भी जुड़ा हुआ है, 4 अमोनिया के साथ, और पहले भी जुड़ा हुआ था। इसकी वजह से हम कहते हैं कि ये एक हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। और हमने लिखा है यहां पर कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स आर दोज विच डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। वाटर में डिसॉल्व करने पर वो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते। ठीक है, तो यहां तक क्लियरिटी आ गई, बिल्कुल पता लग गया सिंपल सॉल्ट, डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स क्या क्या होते हैं। इन्हीं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स को आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो हैं आपके, वही आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं। यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हों, उन सारे कंपाउंड्स को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहा जाता है। ठीक, अब थोड़ी सी कहानी हम आगे सीखेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर आपने बेसिक टर्मिनोलॉजी तो पढ़ी होंगी, हम सीधा लिगेंड के बारे में जानकारी ले लेते हैं। लिगेंड, लिगेंड क्या है? लिगेंड बेसिकली एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज हो सकती है, नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज हो सकती है, और स्पीशीज हैविंग द लोन पेयर्स, स्पीशीज हैविंग लोन पेयर्स, लोन पेयर्स, यानी कि एक ऐसी स्पीशीज जो कि इलेक्ट्रॉन रिच हो उसको आप लिगेंड कहते हैं। क्या बोलते हैं? लिगेंड कहते हैं।
और यही लिगेंड क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है तो मेटल आयन के डेफिशिएंट सेंटर पर अटैक कर सकते हैं। नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज का अगर आप एग्जांपल ले लें यहां पर, तो सबसे पहला एग्जांपल जो आप दे सकते हैं वो है क्लोराइड आयन Cl माइनस, ब्रोमाइड आयन OH माइनस, साइनाइड माइनस, SCN माइनस, थायोसाइनाइड माइनस। तो जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स हैं हमारे पास, और जो स्पीशीज लोन पेयर रखती हैं अपने पास वो भी हमारे लिए लिगेंड की तरह एक्ट कर सकती हैं। जैसे अमोनिया न्यूट्रल स्पीशीज है बट उसके पास लोन पेयर है, तो अमोनिया इज हैविंग वन लोन पेयर। और साथ के साथ क्या पॉसिबल है, H2O वाटर, दो लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन पर। एक लिख लीजिएगा EN, बड़ा फेमस है, अभी लिखवाऊंगा मैं ये सारे कौन कौन से लिगेंड को क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं और उनको क्या क्या बोलते हैं। एक EN, ठीक है, आपका ऐसा लिगेंड है जिसको न्यूट्रल लिगेंड पढ़ा जाता है। EN स्टैंड्स फॉर इथिलीन डायमीन बेटा। हाँ, कौन पूछ रहा है ये? EN स्टैंड्स फॉर इथिलीन डायमीन, मैं लिख देता हूं, इथाइलीन डायमीन, इथाइलीन डायमीन। स्ट्रक्चर भी बना देता हूं, ये लो, NH2 bonded with CH2 bonded with CH2, this is again bonded with NH2। इथाइलीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि 2 कार्बन्स आर देयर, ये रहे। डायमीन इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि 2 अमीनो ग्रुप लगे हैं, ये रहे, इसलिए से इथिलीन डायमीन EN लिखकर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक न्यूट्रल लिगेंड है। अब आप कहोगे ये लिगेंड कैसे है सर, इतना बड़ा मॉलिक्यूल लिगेंड हो सकता है? अरे भाई ये तो बहुत छोटा मॉलिक्यूल है, इससे बड़े बड़े मॉलिक्यूल लिगेंड की तरह काम करते हैं। ये कैसे काम कर रहा है उसको देख लो। नाइट्रोजन पे ये रहा एक लोन पेयर, इस वाले नाइट्रोजन पे लोन पेयर, तो दोनों जगह लोन पेयर अवेलेबल है, दोनों जगह लोन पेयर अवेलेबल है। और अगर लोन पेयर अवेलेबल है तो किसी भी मेटल सेंटर पे रिएक्शन कर सकता है, अटैक कर सकता है। क्यों करेगा अटैक? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, और मेटल सेंटर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो वहां अटैक हो जाएगा। ठीक, अब इन्हीं के साथ हम जिक्र करते हैं लिगेंड्स के बारे में। तो जनरली लेट्स स्टार्ट विद F माइनस। F माइनस को आप क्या कहते हैं, फ्लोराइडो, फ्लोराइडो, ठीक, फ्लोराइडो। Cl माइनस को क्या पढ़ते हैं, क्लोराइडो। ये लिगेंड्स में बेटा ऐसे ही नाम पढ़ा जाता है। I माइनस को क्या पढ़ते हैं, आइडो। Br माइनस को क्या पढ़ेंगे, ब्रोमाइडो, ब्रोमाइडो, ठीक। Cn माइनस को क्या पढ़ेंगे, साइनाइडो, साइनाइडो, ठीक। SCN माइनस को क्या पढ़ेंगे, थायोसाइनाइडो, थायोसाइनाइडो या साइनेटो, ठीक। NO2 माइनस को क्या पढ़ते हैं बेटा, नाइट्राइटो, नाइट्राइटो, ठीक। NO3 माइनस को क्या पढ़ते हैं, नाइट्रेटो, नाइट्रेटो। S2 माइनस को क्या पढ़ते हैं, सल्फाइडो, सल्फाइडो। SO3 2 माइनस को पढ़ते हैं सल्फाइटो, सल्फाइटो। SO4 2 माइनस को पढ़ते हैं सल्फेटो, सल्फेटो, ठीक है। अब कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स भी आ जाएंगे हमारे, जैसे एक तो इथिलीन डायमीन है, ये इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाया, ठीक है। और न्यूट्रल में अमोनिया NH3 अमीनो, अमीनो ग्रुप पढ़ा जाता है। वाटर को एक्वा पढ़ा जाता है, एक्वा, ठीक है। यहीं पर OH माइनस भी कहीं लिखना चाहो तो लिख सकते हो, OH माइनस को हाइड्रोक्सो पढ़ते हैं, हाइड्रोक्सो, ठीक है। तो लिगेंड्स की कुछ ऐसी कहानी है कि हर लिगेंड को अलग अलग नाम से पुकारा जा रहा है, और यही नाम हमें IUPAC लिखने में
हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। दो आईयूपीएसी के एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले पहला एग्जाम्पल, जब आप बात करें कि कॉपर, या let us take another example other than tetramine copper 2 sulfate, iron FeH2O6 2+, इस कंपाउंड का क्या नाम हो सकता है? तो लिखा जाता है हेक्सा एक्वा फेरस 2। आप मेटल आयन के आगे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को यहां ब्रैकेट में मेंशन करेंगे बेटा, ठीक है? और रोमन नंबर्स में ही, हमेशा ब्रैकेट के अंदर रोमन नंबर्स में ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंशन किया जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट को। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल देखेंगे फटाफट से। CrNH3 3+, नाम क्या होगा? हेक्सामिनो क्रोमियम CH, क्रोमियम CHROMIUM, क्रोमियम 3 आयन। ठीक है, कुछ न्यूट्रल स्पीशीज ले लेते हैं, जैसे इसी के लिए अगर हम बात करें, Cr इज देयर, C2O4 3 आपने लगाया, और चार्ज जो है एक ऑक्सलेट पर 2 नेगेटिव होता है, 3 ऑक्सलेट लगे हैं तो 6-, लेटर से हमने इसको 3- कर दिया। तो इसका नाम, क्योंकि ये एक अनायनिक कंपाउंड है, नेगेटिवली चार्ज कंपाउंड है, नेगेटिव चार्ज कंपाउंड का नाम कैसे लिखा जाता है? जो मेटल का नाम है उसका नाम 8 पे एंड होगा, 8 पे। देखो कैसे, यहां लिखेंगे ट्राईऑक्सलेटो क्रोमेट 3, ट्राईऑक्सलेटो क्रोमेट 3। तो जो आपका अनायनिक लिगेंड है, अनायनिक कंपाउंड है, सॉरी, जो अनायनिक कंपाउंड है उस कंपाउंड का नाम हमेशा मेटल आयन में 8 पे एंड होता है। तो क्रोमियम को क्रोमेट, आयरन को फेरेट, निकल को निकलेट कह सकते हैं अगर नेगेटिव चार्ज कंपाउंड है। तो पॉजिटिव चार्ज कंपाउंड है तो आप ऐसे लिखकर छोड़ सकते हैं, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, हेक्सामिनो क्रोमियम 3 आयन। ठीक है, और न्यूट्रल कंपाउंड है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, न्यूट्रल कंपाउंड है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। चलिए सर, इसके बाद एक टॉपिक आता है वर्नर्स थ्योरी का, बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे क्योंकि चैप्टर हमारा बहुत बड़ा है और टाइम हमारे पास बहुत कम। वर्नर्स थ्योरी, देखिए सर, वर्नर थ्योरी ने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया है। वो कॉन्सेप्ट है कि जो वैलेंसी होती है वो हम दो तरह की वैलेंसी मानते हैं, वैलेंसी को दो तरह का वैलेंसी मानते हैं। पहला वैलेंसी होता है प्राइमरी वैलेंसी, और दूसरा वैलेंसी होता है सेकेंडरी वैलेंसी। आप कहेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है? हमने तो सिर्फ आज तक एक ही तरह की वैलेंसी पढ़ी है। अरे तुमने वैलेंसी एक ही तरह की पढ़ी है, वो वाली जिसमें आप सिर्फ ये पता करते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द ऑक्टेट कितने हैं। और अब कहानी क्या है? अब कहानी है प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी की। तो प्राइमरी वैलेंसी हमेशा आपके लिए आयोनाइजेबल वैलेंसी होती है। प्राइमरी वैलेंसी कैसी होती है? आयोनाइजेबल, यानी कि आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर ऐसा जो भी वैलेंसी है जिसको आयोनाइज किया जा सकता है उसको हमेशा प्राइमरी वैलेंसी, आयोनाइजेबल वैलेंसी कहते हैं। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होंगी फिर हमारे लिए? जो नॉन आयोनाइजेबल है। क्या है? नॉन आयोनाइजेबल है, नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी।
नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी। ठीक है, अब सुनेंगे थोड़ा सा और ध्यान से। जैसे एक कंपाउंड हम यहां पे कंसीडर कर लेते हैं, CuNH3 होल 4 और ब्रैकेट के बाहर SO4। ठीक है, अगर मैं इसको डिसोसिएट करूं तो क्योंकि ये तो मेटल आयन है, कॉपर तो मेरा मेटल आयन है, दिस इज मेटल आयन, ये तो मेरे पास मेटल आयन है, तो मेटल आयन के बाद जो बचा वो कौन है? लिगेंड्स हैं। कौन है? लिगेंड्स हैं हमारे। और लिगेंड्स में यहाँ अमोनिया है एज सेकेंडरी वैलेंसी और सल्फेट है एज प्राइमरी वैलेंसी। अब आप पूछोगे कि मुझे कैसे पता लगा, उसके लिए एक टॉपिक है, एक कॉन्सेप्ट है कि जब आप इसको आयोनाइज करते हो तो आयोनाइजेशन के बाद आपको क्या ऐसा मिल रहा है जो इस स्क्वायर ब्रैकेट से अलग हो जाए, वो है SO4 2 माइनस। सो हाउ दिस SO4 2 माइनस इज कनेक्टेड टू कॉपर? कैसे कनेक्टेड है? इन टर्म्स ऑफ द प्राइमरी वैलेंसी। तो ये सल्फेट यहां पर क्या था आपका? प्राइमरी वैलेंसी था, आयोनाइजेबल वैलेंसी है, आयोनाइज हो गया ना, देखो। और ये अमोनिया कैसा है यहां पर? सेकेंडरी वैलेंसी है, आयोनाइज नहीं हो पा रहा, नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी है। ये कहना था किसका? किसका कहना था ये? वर्नर्स थ्योरी का। अल्फ्रेड वर्नर ने थ्योरी दी कि भाई आपके पास जो वैलेंसी है वो दो तरह की होती है, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। पता कैसे करेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी का? कि जो प्राइमरी वैलेंसी है वो आपकी आयनाइजेबल वैलेंसी होती है और जो सेकेंडरी वैलेंसी है आपकी वो नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी होती है। ठीक, आगे चलते हैं अब। हाउ वी कैन यूज दिस थ्योरी टू एक्चुअली आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द गिवन कंपाउंड। देखो, एक क्वेश्चन बनता है जनरली आपका इसमें बोर्ड एग्जामिनेशन में, क्वेश्चन क्या बनता है कि आपको कंपाउंड दे दिया, अब पूछा कि इसका सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराने पर 3 मोल्स AgCl का पीपीटी बनता है। मैं लिख के बताता हूं आपको यहां पर कि एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है कि COCl3 डॉट 6NH3 डॉट 6NH3 ये कंपाउंड है। कहते हैं व्हेन दिस कंपाउंड इज ट्रीटेड विद सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 इट गिव्स यू 3 मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट। क्या मिल रहा है? 3 मोल AgCl, पीपीटी बन रहा है। कितने मोल? 3 मोल बन रहा है भाई। और 3 मोल बनेगा तो हम क्या पढ़ सकते हैं? 3 मोल AgCl कैसे बनता है? 3 मोल AgCl कैसे बनेगा? 3 क्लोराइड आयन होंगे तभी तो बनेगा। अगर 3 क्लोराइड आयन होंगे तभी तो बनेगा। इसका मतलब ये 3 क्लोराइड कैसे वैलेंसी हैं? आयनाइजेबल या नॉन आयनाइजेबल? जल्दी से बताओ। ये जो 3 वैलेंसी हैं ये कैसी हैं क्लोरीन की? आयनाइजेबल या नॉन आयनाइजेबल? आयनाइजेबल है, क्योंकि आयोनाइज होकर ही तो AgCl दे रहे होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोबाल्ट के साथ 6 अमोनिया यहां पर जुड़े हुए हैं और 3 क्लोरीन बाहर हैं, तभी 3 क्लोरीन बाहर आयोनाइज हो पा रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो कंपाउंड है COCl3.6NH3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराने पर 3 मोल का आपको AgCl पीपीटी बनता है। तो बताइए फॉर्मूला कैसे लिखा जाए कॉम्प्लेक्स का? अब 3 मोल जो पीपीटी बनता है उसका मतलब क्या हुआ? 3 मोल पीपीटी का मतलब हुआ कि 3 क्लोरीन विच आर अवेलेबल, they are available in form of the ionizable valency which is your secondary valency। और हमेशा कॉम्प्लेक्स के बाहर आयनाइजेबल वैलेंसी को लिखा जाता है। ये बात मैंने अभी आपको डिस्कस की ना पिछले वाले स्लाइड्स में। कहां डिस्कशन किया? डिस्कशन किया यहां पर कि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाली चीज आयोनाइज होती है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाली चीज आयोनाइज नहीं होती। तो इसका मतलब है कि इस प्राइमरी वैलेंसी को कहां लिखा जाना चाहिए? स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर। और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर का मतलब है कि 3 क्लोराइड आयंस आर अवेलेबल आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर।
आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसलिए फॉर्मूला बनाइए। अब बताओ किसी को डाउट है तो? किसी को डाउट नहीं है? आगे चल सकते हैं अब हम। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। चलिए, नाउ लिसन, देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड आइसोमेरिज्म। देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड आइसोमेरिज्म, और यहां से एक क्वेश्चन पक्का है। एक क्वेश्चन पक्का है सीबीएसई का, जब आप आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। ठीक, कौन कौन से आइसोमेरिज्म अभी आपको देखने को मिलेंगे? पहला, लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक। दूसरा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। और तीसरा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक। और इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, जो बहुत पूछा जाता है, वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि इसके फर्दर दो पार्ट होते हैं। कौन कौन? सिस और ट्रांस। अब आपको प्रॉब्लम होगी किसी भी मॉलिक्यूल को सिस और ट्रांस देखने में, तो उस प्रॉब्लम को मैं दूर कर देता हूं। एक कंपाउंड आपको दे रहा हूं, प्लेटिनम 1 2 3 4 5 and 6, क्लोरीन, क्लोरीन, दिस इज अमोनिया, this is ammonia, this is ammonia molecule, and this is again one more ammonia molecule। एक ही कंपाउंड है, ठीक। ये कैसा कंपाउंड है? सिस आइसोमर है कि ट्रांस आइसोमर है? ये देखो, क्लोरीन क्लोरीन एक दूसरे के अपोजिट अवेलेबल है, तो क्या कहूंगा? ट्रांस आइसोमरिज्म कहूंगा। ट्रांस आइसोमर बना, ठीक है। अब ध्यान से देखते रहिएगा स्क्रीन पर, क्योंकि अब जो सवाल आने वाला है वो सीबीएसई का लास्ट ईयर्स का काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये बना ट्रांस आइसोमर। अब अगर इसी कंपाउंड का मुझे सिस आइसोमर बनाना हो, तो मैं कैसे ड्रॉ कर सकता हूं? मैं ड्रॉ कर सकता हूं कुछ ऐसे, ठीक। दो क्लोरीन आप ऐसे कंटिन्यूसली लगा दीजिए, और चार अमोनिया कंटिन्यूसली यहां पर लगा दीजिए, ठीक है भाई। ये कैसा आइसोमर बना? सिस आइसोमर बना कि नहीं बना, बताओ? बिल्कुल बना, क्योंकि नाउ क्लोरीन्स आर अवेलेबल एट द एडजेसेंट पोजीशन। तो ये क्या बना मेरे लिए? सिस आइसोमर। दिस इज व्हाट? सिस आइसोमर। पूछा है सीबीएसई ने कि आउट ऑफ दीज टू आइसोमर्स, मतलब उसने आइसोमर बनाकर स्ट्रक्चर में नहीं दिया आपको, आपको जस्ट कहा कि इस कंपाउंड के सिस और ट्रांस आइसोमर में से कौन सी फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव होती है। क्वेश्चन सुनो ध्यान से। पूछा है, ये कंपाउंड्स दे रहा हूं, इन कंपाउंड के सिस और ट्रांस फॉर्म में से कौन सी फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव होती है, ये बता दीजिए। तो कौन सी फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव होगी वो देख लेते हैं। और ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करने के लिए आपको हमेशा एक बात बता रहा हूं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स वो होते हैं जो नॉन सुपर इंपोजेबल हो ऑन देयर मिरर इमेजेस। मतलब कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाइए, सामने एक मिरर लगाओ, उसका मिरर इमेज बनाओ। अगर मिरर इमेज को उठाकर उसके एग्जैक्ट ओरिजिनल वाले स्ट्रक्चर पर रखोगे, तो वो क्या होगा? नॉन सुपर इंपोजेबल होगा। और नॉन सुपर इंपोजेबल होगा तो वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। और अगर कहीं पर भी वो सुपर इंपोज कर जाए पूरी तरह, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं है। देख लेते हैं कि आउट ऑफ दीज टू आइसोमर्स विच कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है।
तो इसका मिरर इमेज सबसे पहले हम बनाते हैं ट्रांस आइसोमर का, यहां पर कि PT12, एक क्लोरीन यहाँ है, एक क्लोरीन यहाँ है, एंड 4 अमोनिया मॉलिक्यूल्स NH3 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 और NH3। ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। अब इसी स्ट्रक्चर का आपको मिरर इमेज बनाना है। तो मिरर इमेज कैसे बनाते हैं, एक मिरर लगा देंगे इस तरीके से बीच में, ठीक, दिस इज मिरर। और इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा, बताओ जल्दी से कैसे बनेगा। इसी का बिल्कुल सेम, PT123412, क्लोरीन भाई ऊपर वाला क्लोरीन एडजेसेंट उसी पोजीशन पे होगा, ये यहीं पर होगा, चारों अमोनिया अपनी पोजीशन पे होंगे इस तरीके से। तो ये मिरर इमेज हो गया इसका। अब जरा मुझे इस मिरर इमेज को देखकर बताओ, क्या ये अपने ओरिजिनल इमेज के ऊपर सुपर इंपोज कर जाएगा। बिल्कुल कर जाएगा, सब अपने प्लेस पर तो हैं, कोई चेंज ही नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ। ये देखो क्लोरीन यहां पर, क्लोरीन यहां पर, इसका भी क्लोरीन यहां पर, इसका भी क्लोरीन यहां पर। कहने का मतलब क्या हुआ कि ट्रांसफॉर्म इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। लिख लेंगे, ट्रांसफॉर्म इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है भाई। क्यों नहीं है, क्योंकि मिरर इमेज सुपर इंपोज कर जाते हैं। और सिस फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव क्यों है, सिस फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव इसलिए होगी कि जो मिरर इमेजेस होंगे वो सुपर इंपोज नहीं कर रहे होंगे। उसके लिए एक बार ध्यान से देख लेते हैं इस बार स्ट्रक्चर बनाकर सिस फॉर्म का, ठीक है। तो प्लेटिनम 1 2 3 4 5 6, इस बार क्लोरीन दोनों एडजेसेंट पोजीशन पर लगाएंगे। दिस इज अमोनिया, दिस इज अमोनिया, दिस इज अमोनिया एंड दिस इज अमोनिया, ठीक है। और आगे क्या करना है, एक मिरर लगाना है पहले वाले की तरह। एक मिरर लगाया आपने, दिस इज मिरर। और मिरर का यूज क्या है कि हमें इसकी मिरर इमेज चाहिए, तो बना दीजिए यहां पर प्लेटिनम 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर आप ध्यान से देखेंगे सो ये दोनों क्लोरीन इस पोजीशन पे आ जाएंगे, उधर वाला अमोनिया इधर आ जाएगा, और बाकी के अमोनिया अपनी पोजीशंस पर, ठीक। ये इसका मिरर इमेज बना। अब आप मुझे बताइए कि अगर इस मॉलिक्यूल को उठाकर मैं इस मॉलिक्यूल के ऊपर रख दूं तो क्या ये सुपर इंपोज करेगा, बताएं जरा, क्या ये सुपर इंपोज करेगा। नहीं करेगा मेरे हिसाब से तो। क्यों नहीं करेगा, चेक कर लो यार, सुपर इंपोज नहीं करेगा ना। देखो यहां पर ये क्लोरीन यहां आना चाहिए था, जबकि यहां कौन है, अमोनिया है, तो सुपर इंपोज कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा। सो ये बने नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस। क्या बना, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस, ठीक। और नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस हमेशा कैसे होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। वही कहानी जो आपने इनेंशियोमर्स की कभी पढ़ी होगी, हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स चैप्टर में। अच्छा सुनो यार, ऑर्गेनिक बड़ी खतरनाक है पढ़ने के लिए। क्या करना है बताओ, ऑर्गेनिक का कोऑर्डिनेशन के बाद उठा लें ऑर्गेनिक। हाँ, कोऑर्डिनेशन के बाद ऑर्गेनिक उठा लेते हैं, बेस्ट है। तो कोऑर्डिनेशन के बाद हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स कर लेते हैं, सबसे बढ़िया चैप्टर है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके, बहुत पूछे जाते हैं। कन्वर्जन तो कन्वर्जन हो जाएंगे, कन्वर्जन की दिक्कत नहीं है, कन्वर्जन हो जाएंगे। एक बार आपको रिएक्शंस आनी चाहिए समझ में कि रिएक्शन कैसे करानी होती है। हाँ कन्वर्जन हो जाएंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है।
चलो ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बाद हम उठा रहे हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। हाँ, और ये ना मस्ती नहीं भाई, मस्ती इसलिए नहीं कि पढ़ाई चल रही है, अदरवाइज मस्ती रुकनी नहीं चाहिए। हाँ, चलो आप सुनो जरा ध्यान से कि सिस फॉर्म और ट्रांस फॉर्म में से कौन सी फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव हो गई? सिस फॉर्म इज ऑप्टिकली एक्टिव। ट्रांसफॉर्म कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? उसका कारण मैंने आपको बता दिया। ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो पाएगा। चलिए सर शुरू करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कहानी, वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी। एक क्वेश्चन पक्का है बॉस, फॉर 3 मार्क्स। लिख लेंगे यहां पर 1 क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स, 100%। 1 क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स। एक क्वेश्चन बड़ा आसानी से पूछा जा सकता है। क्या पूछते हैं क्वेश्चंस में, मैं अभी आपको वीबीटी ट्रीटमेंट करके दिखाऊंगा। ठीक है, देखो जब कभी भी आपको पूछा जाए ना वीबीटी ट्रीटमेंट, आपको ध्यान रखना है, आपको 2-3 चीजें बतानी होती हैं। पहला, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा, दूसरा स्ट्रक्चर। तीसरा, मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर। ये 3 बातें एक्सपेक्टेड हैं जब आपसे वीबीटी ट्रीटमेंट किसी भी कंपाउंड का पूछा जाए। एक सवाल ले लेंगे और उसके साथ शुरू करेंगे। क्वेश्चन है कि FeH2O6 2+ आयन का वीबीटी ट्रीटमेंट करिए। और जब वीबीटी ट्रीटमेंट आप करेंगे तो यहां पर क्या कर रहे होंगे हम? हाइब्रिडाइजेशन देख रहे होंगे, स्ट्रक्चर पता कर रहे होंगे, मैग्नेटिक मोमेंट पता कर रहे होंगे, और सबसे अच्छी बात, स्ट्रक्चर में थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट बात आगे होती है, वो है कि स्ट्रक्चर कैसा है, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, वो वाली कहानी भी अभी आपको आने वाली है। चलिए, जब कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो आप एक काम करेंगे कि सेंट्रल एटम उठाएं। क्या उठाएंगे? सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम आप उठाएंगे, और सेंट्रल एटम कौन है? आयरन है। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। कितना होता है? 26। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 3d6 4s2। ग्राउंड स्टेट की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि वाटर यहां पर न्यूट्रल लिगेंड है, तो वॉट एवर इज द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स, दिस इज द चार्ज ऑफ मेटल आयन ओनली। तो आयरन पर चार्ज कितना बना मेरे भाई? +2 बना। और आयरन पर चार्ज +2 बनने का मतलब क्या है? कॉन्फ़िगरेशन में क्या चेंज आया? 3d6 4s0। 2 इलेक्ट्रॉन 4s ऑर्बिटल से